अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनसाइटिस। साइनसेस जो हैं ये 4 पेयर्ड कैविटीज़ हैं जो आपस में तंग एक रास्ता है, नैरो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए ये आपस में मिली हुई हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि साइनसाइटिस जो है ये 4 पेयर्ड कैविटीज़ हैं। इनकी जो टिश्यू लाइनिंग है जब वो इन्फ्लेम करती है तो उस मर्ज़ को हम साइनसाइटिस कहते हैं। और इस मर्ज़ की वजह से जो हमारी ये कैविटीज़ हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, इनमें फ्लूइड बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर मसाइल जो हैं वो हमारे सामने पेश आते हैं। बेसिकली साइनसेस जो हैं ये थिन म्यूकस बनाते हैं और ये म्यूकस जो है ये हमारे नाक के रास्ते से खारिज होती रहती है और इसका बेसिक जो मकसद है वो हमारे नाक को साफ़ रखना और वहाँ पर बैक्टीरिया जमा ना हो, बस यही है। तो ये साइनसेस इनकी जो लाइनिंग है, जो वो टिश्यूज़ जो इनकी लाइनिंग बनाते हैं, अगर वो किसी वजह से बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फंगल की वजह से इन्फ्लेम कर जाएं तो फिर इस मर्ज़ को साइनसाइटिस कहते हैं। मैं आपको इनकी लोकेशन बताती हूँ कि ये हमारी जो चेहरा है उसमें कहाँ पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स में साथ में आपको बता देती हूँ, मैं आपको इनकी लोकेशन भी बता देती हूँ। पहली जो इनकी टाइप है वो पैरानेज़ल साइनसेस है। ये हमारे सर में हमारे नाक और हमारी आँखों के करीब पाए जाते हैं। दूसरी जो कैविटी है वो एथमॉइडल साइनसेस है। ये हमारी आँखों के दरमियान पाए जाते हैं। तीसरे मैक्सिलरी साइनसेस हैं, ये हमारी आँखों के नीचे पाए जाते हैं। फिर स्फीनोइडल साइनसेस हैं, ये हमारी आँखों के पीछे पाए जाते हैं। और फ्रंटल साइनसेस हैं, ये हमारी आँखों के ऊपर पाए जाते हैं। यानी आप ये देख लीजिए कि साइनसेस जो हैं हमारी आँखों के दरमियान पाए जाते हैं, हमारी आँखों के ऊपर पाए जाते हैं, हमारी आँखों के पीछे पाए जाते हैं और हमारी आँखों के नीचे पाए जाते हैं। तो ये वो कैविटीज़ हैं जो म्यूकस बनाती हैं, जिसके नतीजे में हमारा नाक जो है कुदरतन साफ़ रहता है और वहाँ कोई बैक्टीरिया वगैरह जमा नहीं होते हैं। मैक्सिलरी जो कैविटी है ये सबसे बड़ी होती है और आम तौर पर यही कैविटी जो है मुतासिर होती है और हमारे सामने ये मर्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल के साथ सामने आता है। साइनसेस की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, वो टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। एक इसकी टाइप है एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस। इसमें अचानक ये मर्ज़ हमारे सामने आता है, नाक बेतहाशा बहता है, नाक बंद हो जाता है, चेहरे में दर्द आती है और कम से कम ये तकलीफ़ जो है 10 दिन तक रहती है। और उसके बाद यूँ महसूस होता है कि सिम्टम जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फिर ये सिम्टम पलट कर वापस आते हैं और पहले से ज़्यादा बुरी कंडीशन के साथ वापस आते हैं। तो ऐसी जब हालत हमारे सामने आती है तो इसे हम एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस कहते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो क्रोनिक साइनसाइटिस है। ये कंडीशन वो होती है जिसमें हमारे नाक में बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, नाक बेतहाशा बहता है, चेहरे में दर्द आती है। क्योंकि देखें ये साइनसेस जो है ना हमारे चेहरे में ही पाए जा रहे हैं, आपकी आंखों के ऊपर, आपकी आंखों के नीचे, आपकी आंखों के पीछे, पेशानी पे, और जिसकी वजह से जब ये इन्फ्लेम करते हैं और क्रोनिक कंडीशन इख्तियार करते हैं तो फिर हमारे पूरे चेहरे के ऊपर जो है एक प्रेशर आता है, एक पेन आती है और साथ में क्रोनिक साइनसाइटिस में जो हमारे सूंघने की हिस्स होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है और ये कंडीशन कम से कम 12 हफ्ते तक रहती है। तीसरी इसकी जो कंडीशन है वो सब एक्यूट साइनसाइटिस है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे सिम्टम जो हैं, साइनसाइटिस के सिम्टम जो हैं वो कम से कम 4 से लेकर 12 हफ्तों तक रहते हैं। और एक इसकी जो किस्म है वो रिकरेंट एक्यूट साइनसाइटिस है। ये उस वक्त टर्म यूज़ की जाती है जब साइनसेस की प्रॉब्लम जो है 1 साल में कम से कम 4 मरतबा या 4 से ज़्यादा मरतबा पलट कर आती हैं और हर दफ़ा कम से कम ये तकलीफ़ जो है 2 हफ्तों के लिए रहती है। तो ये जो इसकी टाइप्स हैं ये इसके सिम्टम्स के ऊपर वेरी करती हैं कि कितने दिन तक मर्ज़ रहता है, मर्ज़ की शिद्दत कितनी है और मर्ज़ कब वापस जा रहा है।
तो इसकी जो कंडीशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन जो है, आप जब आप देखेंगे तो आपको इसकी लोकेशन देखकर ही पता चल जाएगा कि जो साइनसिस की प्रॉब्लम है या जो पेन है वो कहाँ कहाँ आती है। मैं लेक्चर के शुरू में इनकी एक पिक्चर भी शेयर कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे साइनसिस जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस मर्ज़ के कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ आता है? तो पहली बात तो वही जो मैंने आपको बताया है कि ये मर्ज़ वायरस से भी आता है, बैक्टीरिया से भी आता है, फंगस से भी आता है, जिसकी वजह से हमारे साइनसेस जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और तकलीफ़ जो है वो सामने आती है। ऐसे अफराद जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम होता है या आम तौर पर वो नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होते हैं, वो भी इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। वो अफराद जिनको नाक के हवाले से मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ होती हैं, ये जो सीज़नल एलर्जीज़ का शिकार होते हैं, जैसे पोलन वगैरह का जब ज़माना आता है तो वो एलर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं, उन्हें हे फीवर हो जाता है, वो लोग इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट से जिनको एलर्जी होती है, उसके धुएँ से एलर्जी होती है, वो इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। खुश्क हवा भी ये मर्ज़ पैदा कर सकती है। इसके अलावा और भी आलूदगी जो है माहौल की, वो इस मर्ज़ को पैदा करने में एक रोल प्ले कर सकती है। नाक में अगर पॉलिप्स हों तो भी ये मर्ज़ सामने आ सकता है। फिर अगर दांतों की किसी ख़राबी की वजह से इन्फेक्शन फैल जाए तो भी साइनसिस का मर्ज़ सामने आता है। वीक सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, अगर वो वीक हो, अब ये इम्यून सिस्टम हमारा किसी बीमारी की वजह से वीक हुआ है या मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल कर कर के हमने अपने सिस्टम को वीक किया है, तो उस सूरत में भी साइनसाइटिस का मर्ज़ सामने आता है। फिर अगर साइनसिस को कोई इंजरी हो जाए, यानी आपके चेहरे के ऊपर कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ब्लो या थ्रो हुआ है आपके चेहरे के ऊपर, तो उस सूरत में भी साइनसिस को नुकसान पहुंच सकता है। आपकी नाक की हड्डी, नाक की हड्डी तो नहीं, नाक का जो सेप्टम है जो कार्टिलेज से बना है, अगर ये डेविएटेड हो, यानी सीधा ना हो और तिरछा हो, तो उस सूरत में जिस तरफ डेविएशन होगी वो रास्ता जो है, पैसेज जो है वो तंग हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल आएगी और ये मसला भी जो है साइनसाइटिस क्रिएट कर सकता है। फिर हवा का दबाव अगर चेंज होता है तो उस वजह से भी ये मसला जो है हमारे सामने आता है। हवा का दबाव चेंज होने से मतलब कि अगर आप स्विमिंग करते हैं या आप क्लाइंबिंग करते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है, वो भी इस मसले को क्रिएट कर सकता है। ख़ास तौर पर स्मोकिंग जो है इस मर्ज़ को बढ़ाने में या इस मर्ज़ को पैदा करने में एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। वो लोग जिनको दमा की बीमारी है वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। हमारे सामने जो सिम्टम्स आते हैं साइनसाइटिस के, उनमें जो मेन चीज़ आती है वो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है। अब पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग क्या है, इसको आम अल्फाज में केरा गिरना कहते हैं कि खलक के अंदर जो है आपका नज़ला जो है वो गिरता रहता है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाता है और इसकी वजह से सांस में बदबू भी आती है और इसकी वजह से खांसी भी आती है। लिहाजा जो साइनसाइटिस के सिम्टम्स हमें मिलेंगे उसमें हमें ना सिर्फ पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग मिलेगी, लाजमी तौर पर सांस में बू मिलेगी, खांसी मिलेगी और जहाँ कहीं नज़ला ज़ुकाम की शिकायत आती है वहाँ पर लाजमी तौर पर बुखार भी आता है। नाक जो है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, स्टफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट जो है मुंह खोल के सांस लेता है। नाक में से जो मवाद बहता है वो थिक होता है, येलो कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है और सबसे बढ़कर ये कि आपके चेहरे के ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर बनता है आपके चेहरे के ऊपर, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर ये साइनसेस पाए जाते हैं, यानी आपके नाक के इर्द गिर्द, आपके आँखों के इर्द गिर्द, आपकी पेशानी में और आपके दांतों में, आपके कानों में दर्द आता है, सर का दर्द रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको साइनसाइटिस के तरफ इंडिकेट करती हैं कि ये जो मसाइल हैं अगर क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर गए हैं या लास्टिंग है तो इसका मतलब है कि साइनस की कोई ना कोई ख़राबी आ रही है। ऐसे सिम्टम आपको आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम में भी मिलते हैं, लेकिन ये जो केरा गिरना है ये आम तौर पर, अमूमी तौर पर क्रॉनिक कंडीशन होती है।
आप के पास अगर केरा गिरने वाले पेशेंट आते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वो कई कई महीनों से और कई सालों से इस मर्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइनस जो है, उनके साइनसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से म्यूकस जो वो आम तौर पर नाक को साफ़ रखने के लिए बनाते हैं वो ज़्यादा मिकदार में हो रही है। कैविटीज़ फिल हैं, कैविटीज़ ब्लॉक्ड हुई हैं, जिसकी वजह से पेशेंट इन मसाइल से दुचार हो रहा है। अब आते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। आपके पास ये सिम्टम्स अगर आते हैं नज़ला ज़ुकाम के हवाले से, तो देखिए ये जो मैंने आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग और ये सारा कुछ बताया है, एक एक सिम्टम के ऊपर आपके पास 10-10 होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो मैं भी आपको 10 से ज़्यादा ही होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ, इस वजह से कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं, जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर बात करते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती हैं। और ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम के हवाले से तो हमारी एक वसी रेंज है जिसको हम किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन कर हम पेशेंट को शिफा याब कर सकते हैं। तो जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं मैं आपको उनके हवाले से बताती हूँ, और मैं आपको कुछ एक्यूट कंडीशन के हवाले से भी मेडिसिन के नाम बता देती हूँ कि एक्यूट कंडीशन में आप किन मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं और क्रॉनिक कंडीशन में आप किन मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं, इंटरकरंट रेमेडीज़ कौन सी इसमें यूज़ होती हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर आपको इसके हवाले से बता दूं कि वो मेडिसिन जो हमारी एक्यूट कंडीशन में बेहतरीन काम करती हैं नज़ला ज़ुकाम के हवाले से। जैसे एलर्जी, मैंने आपको कहा है कि एलर्जी से ये मसला आता है, हे फीवर आता है, पोलन एलर्जी आती है। तो आप देखिए, आपने पीछे मर्ज़ को नहीं देखना, आप सिर्फ उसके सिम्टम्स के ऊपर आए। रनिंग नोज़, नाक बेतहाशा बह रहा है, पानी की तरह नाक बह रहा है और नाक बंद हुआ है, छींकें आ रही हैं, बुखार हो रहा है, तो आप देखिए आपके पास कितनी बेहतरीन मेडिसिन हैं। इलियम सीपा है, एकोनाइट है, बेलाडोना है, आर्सेनिक है, ब्राइनिया, सबाडीला, ऑरम ट्रिफ्लम, और इसके अलावा आर्सेनिक है आपकी मेडिसिन, नट्रोम्योर आपकी मेडिसिन है। आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जाहिर है इन सब मेडिसिन को जब आपने इस्तेमाल करवाना है एक्यूट कंडीशन में, तो इन मेडिसिन की मोडेलिटीज़ और इन मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपके सामने होना चाहिए। जैसे अगर एक्यूट कंडीशन में है, नाक में से बेतहाशा पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, बंद कमरे में तकलीफ़ है, खुली हवा में बेहतर है, तो आपकी मेडिसिन इलियम सीपा है। एकदम से एक्यूट कंडीशन आई है तो एक्यूट के ऊपर आप एकोनाइट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है तो बेलाडोना इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इन्फ्लेमेशन। नाक खुश्क है, नाक बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन की भी ड्राइनेस पाई जा रही है, नाक बंद हो गया है, सांस लेना मुश्किल है, आप ब्राइनिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और याद रखिए कि ऑरम ट्रिफ्लम और इसके साथ जो हमारी सबाडीला है मेडिसिन, ये भी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ये तो एक्यूट कंडीशन में आप कर सकते हैं। और क्रॉनिक कंडीशन में आप देखिए कि जहाँ कहीं पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग आएगी, जहाँ कहीं केरे के अमराज आएंगे, वहाँ हेड रेमेडी जो आएगी वो काली बाइक्रोमियम आएगी। तो आपके पास टॉप ग्रेड मेडिसिन जो है वो काली बाइक्रोमियम है। आप हेपरसल्फ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। काली बाइक्रोमियम और हाइड्रास्टिस बिल्कुल एक जैसी हैं कि इनमें एक तो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग पाई जाती है, दूसरे इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं उनमें तार बनती है। यानी पेशेंट अगर नाक को साफ़ करने की कोशिश करता है या थूक फेंकता है तो वो उसके होंठों के साथ चिपक जाती है, नाक नज़ला जो है उसके नाक के साथ रह जाता है और एक तार सी बन जाती है। तो तार बनना किसी भी सिक्रीशन में, चाहे वो लिकोरिया की सूरत में बन रही है या नज़ला ज़ुकाम की सूरत में बन रही है, तो काली बाइक्रोमियम और हाइड्रास्टिस जो है ये पहले नंबर के ऊपर आ जाती हैं। एमोनियम कार्ब की ये खासियत है कि इसके पेशेंट का नाक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और वो मुंह खोल कर सांस लेता है। यानी वो नाक के ज़रिए सांस नहीं ले सकता, वो मुंह खोल कर सांस लेता है।
अभी मैंने आपको इसका एक सिम्टम बताया कि जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो थिक येलो और ग्रीन होता है। अब आप बताइए कि आपकी कौन सी मेडिसिन है जिसमें थिक येलोश ग्रीन नेज़ल डिस्चार्ज पाया जाता है, तो वो आपकी मेडिसिन जो है पल्साटीला है। फिर बायोकेमिक्स में से हम सिलिशिया को और काली म्योर को इस्तेमाल करवाते हैं, और स्पाइजीलिया को इस्तेमाल करवाया जाता है, ब्राइनिया को इस्तेमाल करवाया जाता है अगर लेफ़्ट साइड साइनस हेडेक पाया जा रहा है। और अगर राइट साइडेड पाया जा रहा है तो उसके लिए फिर हमारे पास और मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे कि बेलाडोना हमारी राइट साइडेड मेडिसिन है, आप बेलाडोना को इस्तेमाल करवा लीजिए। मर्कसोल को भी साइनसाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है कि नेज़ल डिस्चार्ज जो होता है वो थिक होता है और तेज़ाबी होता है। इसी तेज़ाबी डिस्चार्ज की बुनियाद पर आप काली आयोडाइड को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं कि काली आयोडाइड में भी जो डिस्चार्जेस होते हैं नेज़ल वो थिन होते हैं। ये मर्कसोल में तो थिक का आ रहा है ना, लेकिन मैं तेज़ाबियत के ऊपर बात कर रही हूँ कि काली आयोडाइड में जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो तेज़ाबी होते हैं, तो आप काली आयोडाइड को इस्तेमाल करवा लीजिए। नेट्रम में और आपकी बेहतरीन मेडिसिन है सर दर्द के हवाले से। साइनसाइटिस की वजह से अगर सर का दर्द आ रहा है, अगर चेहरे में दर्द आ रहा है, अगर खुश्की पाई जा रही है सर में फाड़ने वाले दर्द आ रहे हैं, तो आप नेट्रोमेयर को इस्तेमाल करवाइए। इसी तरह मैंने सबाडीला का जिक्र किया कि सबाडीला को इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर सिफ्लाइनम हमारी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर बेसिलिनियम को इस्तेमाल करवाया जाता है। इंटरकरंट रेमेडीज़ वो होती हैं कि जब आप बेहतरीन मुंतखब करदा अद्वियात से शफा याबी का अमल मुकम्मल नहीं कर पाते और आपको समझ आती है कि दरमियान में कहीं रुकावट आ गई है, तो वहाँ हम कोई ना कोई इंटरकरंट रेमेडी इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे सल्फ़र को इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे बेसिलिनियम को इस्तेमाल करवाया जाता है, तो कोई भी आप मियाज़मेटिक की रेमेडी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चूँकि इसके का तल्लुक़, इस मर्ज़ का तल्लुक़ हमारे नाक के साथ है, हमारी खुराक सांस की नालियों के साथ है, तो लिहाजा बेसिलिनियम को इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर ऐसे अफराद जिनके मसाइल सुबह के वक्त ज़्यादा हो जाते हैं और जिनको नहाने धोने से नफ़रत होते हैं, यानी मरीज़ जो है वो नहाना धोना पसंद नहीं करता, मैला कुचैला दिखता है, तो वहाँ पर आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यकीन जानिए ये बड़ी मुख्तसर मेडिसिन है जो फिर भी मेरा हाल है 15 के करीब हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने अभी इनको गिना नहीं है। आपके पास एक वसी रेंज है साइनसाइटिस के हवाले से। क्यों हमने सिम्टम्स के ऊपर चलना है? बंद कमरे में आराम आ रहा है नेट्रोमेयर, खुली फ़िज़ा में आराम आ रहा है इलियम सीपा, राइट साइडेड है बेलाडोना। और साइनसाइटिस जो है इसका मतलब ही इन्फ्लेमेशन है, तो जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन का लफ्ज़ आएगा वहाँ बेलाडोना आएगी। इसके अलावा भी जिस तरह मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताई है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बताई है, काली बाई बताई है, मैंने आपको पल्साटीला बताई है, मैंने आपको सल्फ़र का नाम लिया है, तो आप अकॉर्डिंग टू करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स, आप अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम किसी भी मेडिसिन को साइनसाइटिस में इस्तेमाल करवा सकते हैं। एनी हाउ ये टॉप ग्रेड मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन ज़ाहिर है जब ये तकलीफ़ हमारे सामने आएगी तो फिर वहाँ हमारे लिए दवा के साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि स्मोकिंग जो है इस मर्ज़ को बढ़ा देती है, या वो लोग जिनको डस्ट से एलर्जी है, या जिनको पोलन से एलर्जी है, जिनको खुश्क ठंडी हवा से एलर्जी है, वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, ठंडी बोतलें ना पिएं, बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी का बाइस बनती हैं। इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ये साइनसाइटिस का जो लेक्चर मैंने किया है ये मैंने फरमाइश पे किया है, और इसके साथ उन्होंने नज़ला ज़ुकाम, आम नज़ला ज़ुकाम के हवाले से भी लेक्चर करने को कहा था। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं इस लेक्चर के थ्रू ही बताना चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं क्लिनिकल टिप्स में किसी न किसी अपने क्लिनिकल टिप में जो मैंने लेक्चर किए हुए हैं उनमें मैं आम नज़ला ज़ुकाम के हवाले से अपनी अद्वियात बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप आम नज़ला ज़ुकाम के हवाले से भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो ये जितनी मैंने एक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात बताई हैं, एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक, ब्राइनिया, सबाडीला, इलियम, ऑरम ट्रिफ्लम और नेट्रोमेयर, आप इन अद्वियात को आम नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल करवा सकते हैं।
कहने का मकसद ये है कि मैं आम नज़ला ज़ुकाम के ऊपर अलहदा से लेक्चर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्लिनिकल टिप्स में ये लेक्चर कर चुकी हूँ। अब किस क्लिनिकल टिप्स में मैंने किया है ये मुझे याद नहीं है। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे क्लिनिकल टिप्स सुन लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। वरना जो मैंने अद्वियात आपको बताई हैं, आप इन्हीं अद्वियात को इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया।